नमस्कार, मैं नवीन कुमार मोता महाविद्यालय व्याख्याता इतिहास। आज के वीडियो में हम बलबन के प्रारंभिक जीवन, उसकी प्रारंभिक समस्याओं और उसकी उपलब्धियों या कार्यों के ऊपर वो चर्चा करेंगे। ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, बीए द्वितीय वर्ष ग्रेजुएशन के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के समक्ष जो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनमें बलबन से संबंधित 4 क्वेश्चन है वो प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में बलबन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सुल्तान के रूप में बलबन की प्रारंभिक समस्याओं और उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। और कभी कभी इस क्वेश्चन का ही एक पार्ट यानी इसका एक हिस्सा विशेष पूछा जाता है। जो 7 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत या जो 8 नंबर या 7 नंबर का जो क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में, उसके अंतर्गत कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बलबन की लौह और रक्त की नीति पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन आ जाता है बलबन के राजत्व के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो ये जो चारों क्वेश्चन हैं, ये मैं एक ही प्रश्न के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। जो अंतिम 2 प्रश्न बोले थे, लौह और रक्त की नीति तथा बलबन का राजत्व का सिद्धांत, वो पूर्ववर्ती 2 क्वेश्चनों का ही एक पार्ट है जो बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत है। जब हम बलबन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हैं या बलबन का योगदान, जब हम योगदान के ऊपर चर्चा करते हैं, तो उसी के अंतर्गत है वो ये दोनों प्रश्न है वो उसी के एक बिंदु के रूप में है वो हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे बलबन के प्रारंभिक जीवन और शासक बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद उसके समक्ष जो जो समस्याएं उनके ऊपर है वो आज हम चर्चा करेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि 18 फरवरी 1266 ईस्वी को सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, जो कि शमशी वंश का अंतिम सुल्तान था, उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के पश्चात बलबन है वो अगला सुल्तान बना। हालांकि बलबन शमशी वंश का नहीं था, लेकिन इसका एक बड़ा कारण माना जाता है जिसकी पुष्टि समकालीन इतिहासकारों ने भी की। ऐसा माना जाता है कि जब नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हुई, उस समय उसके न तो कोई संतान थी और न ही शमशी वंश का यानी इल्तुतमिश का कोई वंशज उस समय जीवित था। इसके अलावा सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह अपनी मृत्यु से पूर्व अपने ससुर बलबन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर गया था। यही कारण है कि जब फरवरी 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो किसी भी तुर्की अमीर ने उसका विरोध करने का साहस नहीं किया और इस प्रकार वह सफलतापूर्वक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की उपाधि धारण कर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने में सफल रहा। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की गणना है वो दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक सुल्तान थे, उन दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक सुल्तानों में गयासुद्दीन बलबन को सर्वाधिक योग्य और सफल शासक माना जाता है, सर्वाधिक सफल सुल्तान माना जाता है, क्योंकि उसने न केवल जो सुल्तान पद की जो शक्ति और प्रतिष्ठा थी उसको पुनः स्थापित किया, बल्कि वह दिल्ली सल्तनत का आवश्यक विस्तार कर उसका जो प्रशासनिक ढांचा है उसको भी सुदृढ़ करने में सफल रहा था। यही कारण है कि उसको दिल्ली सल्तनत के या मामलुक वंश के जो प्रारंभिक सुल्तान थे उनमें सर्वाधिक सफल सुल्तान माना जाता है। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को स्थापित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। बलबन को दिया जाता है। इल्तुतमिश अगर मैं कहीं बोल गया हूँ तो उसके स्थान पर आप बलबन समझें। अब सुल्तान बलबन को ही माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक सुल्तान थे उनमें सर्वाधिक योग्य सुल्तान है वो बलबन को माना जाता है। हम बलबन की प्रारंभिक समस्याओं
पर चर्चा करने से पूर्व उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में वो जानना उचित रहेगा। हालांकि बलबन के प्रारंभिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी समकालीन ग्रंथों से पता चलता है कि उसका जन्म आधुनिक तुर्किस्तान में इल्बरी कबीले में हुआ था। उसका पिता है वो इल्बरी कबीले के 10,000 परिवारों का खान था। किशोरावस्था में के दौरान मंगोल आक्रमण के दौरान उसे यानी बलबन को, जब बलबन किशोरावस्था में था उसी दौरान मंगोल आक्रमण के दौरान उसे मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर बलबन को बसरा के एक दास व्यापारी जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया गया। जमालुद्दीन बसरी 1232 ईस्वी में दिल्ली आया और यहाँ पर उसने इल्तुतमिश जो उस समय दिल्ली का सुल्तान था, इल्तुतमिश ने बलबन को जमालुद्दीन बसरी से खरीद लिया। बलबन अत्यंत धीर गंभीर स्वभाव का और अत्यंत ही होनहार युवा था। शीघ्र ही इल्तुतमिश बलबन के इन गुणों से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसे अपने निजी अनुचर खास बरदार के पद पर नियुक्त कर दिया। यानी बलबन को सर्वप्रथम इल्तुतमिश द्वारा अपने खास बरदार, जिसे यानी उसका तात्पर्य होता है निजी अनुचर या निजी सेवक, खास बरदार के पद पर नियुक्त किया गया। शीघ्र ही इल्तुतमिश के द्वारा बलबन को चारगान यानी 40 मंडल में सम्मिलित कर दिया गया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जिन युवा सरदारों ने, तुर्क सरदारों ने रजिया का सहयोग किया था, उनमें बलबन भी सम्मिलित था। परिणाम स्वरूप रजियनुद्दीन या रजिया द्वारा सुल्तान बनने पर उसे अमीर शिकार का पद दिया गया। रजिया के पतन के बाद मुइजुद्दीन जो बहरामशाह था वो शासक बना। मुइजुद्दीन बहरामशाह के द्वारा उसे अमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया गया। अमीर आखूर यानी शाही अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया गया। मुइजुद्दीन बहरामशाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना। उसके द्वारा बलबन को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया। अमीर हाजिब का प्रमुख कार्य दरबार में जो व्यवस्था होती थी उसको बनाए रखना था। यदि दरबार की व्यवस्था से संबंधित समस्त दायित्व अमीर हाजिब का ही होता था। अलाउद्दीन मसूद शाह के पतन के बाद यानी अलाउद्दीन मसूद शाह जो था 1246 ईस्वी में उसे अपदस्थ किया गया था, जून 1246 ईस्वी। और अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बलबन ने ही निभाई थी। और उसी ने नासिरुद्दीन महमूद को, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, उसे सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1249 ईस्वी में बलबन के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह है वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया गया और इसी अवसर पर उसे नायब ए मुमालिकात का पद दिया गया तथा उलूग खान की उपाधि प्रदान की गई। 1249 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक बलबन लगातार है वो नायब ए मुमालिकात के पद पर रहा। इस दौरान कुछ समय के लिए उसे पद से हटाया गया था, अन्यथा वह लगातार है वो नायब ए मुमालिकात के पद पर बना रहा। अनेक इतिहासकारों का यह मानना है कि नासिरुद्दीन महमूद शाह केवल नामात्र का सुल्तान था। सुल्तान की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग बलबन ही कर रहा था। 18 फरवरी 1266 ईस्वी को जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद बलबन है वो गयासुद्दीन बलबन के नाम से है वो दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। सिंहासन पर जब 1266 ईस्वी में जब वो सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, सुल्तान दिल्ली का सुल्तान बना, तो उसके सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। हालांकि ये समस्याएं पहले से ही विद्यमान थी, परंतु सिंहासन पर बैठने के बाद इन समस्याओं के निराकरण का दायित्व सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का था। इन समस्याओं में जो सबसे प्रमुख समस्या थी वो थी सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद
उसके जो 5 वंशज 1266 ईस्वी तक सुल्तान बने, उनमें रजिया को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी जो सुल्तान थे वो नामात्र के सुल्तान थे। शासन की वास्तविक शक्तियाँ या सुल्तान की निरंकुशता के ऊपर चारगान या चालीसा का नियंत्रण था, और इन्हीं चारगान या चालीसा मंडल के जो 40 तुर्की अमीर थे, उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार सुल्तानों को है वो सिंहासन पर बैठाया और अपनी इच्छा अनुसार सिंहासन से उतार कर कैद कर दिया। यानी सुल्तान जो है वो निरंकुश नहीं थे, सुल्तान केवल नामात्र के ही रह गए थे, जिससे न केवल दरबार बल्कि आम जनता में भी सुल्तान पद की जो प्रतिष्ठा और शक्ति थी वो समाप्त हो गई थी। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को है वो आम जनता के मध्य भी है वो अत्यधिक ठेस पहुंची थी। तुर्की अमीर है वो सुल्तान की कोई परवाह नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप जब बलबन सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो किस प्रकार से सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सके। दूसरी समस्या थी उसके सामने दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति। देखिए, यद्यपि वो 1246 से 1266 ईस्वी तक नायब मुमालिकात के रूप में शासन की शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, किंतु फिर भी उसके ऊपर सुल्तान का नियंत्रण था, सुल्तान का दबाव था। वह मन चाहे कार्य नहीं कर सकता था, वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से संभवतः स्वतंत्र नहीं था, और इस दौरान उसे निरंतर विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। सल्तनत को निरंतर विद्रोहों का सामना करना पड़ा। पश्चिमोत्तर में मंगोलों से सुरक्षा के लिए एक स्थायी सेना है वो पश्चिमोत्तर में नियुक्त करनी पड़ी। इस विशाल सेना के खर्चे और निरंतर विद्रोहों के कारण सल्तनत की आर्थिक स्थिति है वो पूर्णतया चरमरा गई थी। इसके अलावा जो दूरस्थ प्रांतों के जो प्रांतीय सूबेदार थे वो भी एक प्रकार से केंद्रीय सत्ता की अवहेलना कर रहे थे, और जो राजस्व था उसके राजस्व को चुकाने में भी वो समय पर नहीं चुकाते थे। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति है वो पूर्णतया चरमरा चुकी थी। उसके सामने एक प्रकार से राजकोष है, जो वो सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने रिक्त राजकोष था। तीसरी समस्या थी बलबन के सामने, वो थी चारगान का बढ़ता हुआ प्रभाव। देखिए, इल्तुतमिश के बाद अगर रजिया को छोड़ दिया जाए तो शेष जो 4 सुल्तान बने थे वो अत्यंत अयोग्य थे, साथ ही साथ विलासी भी थे, और उनकी इसी अयोग्यता और विलासिता का लाभ इन तुर्कान चहलगानी या चारगान के सदस्यों ने उठाया। उन्होंने प्रत्येक सुल्तान के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। यद्यपि कुछ सुल्तानों ने उनके नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास किया, परंतु ऐसी स्थिति में इन चारगान के सदस्यों ने एकजुट होकर उन सुल्तानों को है वो गद्दी से पदस्थ कर दिया। परिणाम स्वरूप सुल्तान जो था उसके पद और उसकी निरंकुशता पर इस चारगान या चालीसा का प्रभाव या नियंत्रण पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था, और इस चारगान का प्रभाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। चूंकि बलबन भी इस चारगान का सदस्य रह चुका था, इसलिए वह इन तुर्की अमीरों यानी 40 गुलामों का जो दल था इसके सदस्यों की महत्वाकांक्षा से अनभिज्ञ नहीं था। उसे पता था कि समय आने पर चारगान संगठन के जो तुर्की अमीर है उस पर भी प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यही कारण है कि नायब मुमालिकात के पद पर रहते हुए ही उसने कुछ प्रभावशाली तुर्की जो अमीर जो कि चारगान के सदस्य थे उनको एक प्रकार से नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा ये 3 समस्या हो गई बलबन की। प्रारंभिक समस्या पहला था सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना, दूसरा था सल्तनत की आर्थिक स्थिति, तीसरा था चारगान या चालीसा का बढ़ता हुआ प्रभाव, चौथी जो समस्या थी वो थी पश्चिमोत्तर सीमांत के ऊपर मंगोलों का बढ़ता हुआ आतंक। देखिए, पश्चिमोत्तर सीमा में बलबन के शासनकाल, न केवल बलबन के शासनकाल में
बल्कि बलबन के शासनकाल से पूर्व ही नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय भी मंगोलों के आक्रमण है वो निरंतर बढ़ते जा रहे थे। इन मंगोलों के आक्रमणों से या इन मंगोलों के निरंतर आक्रमणों से निपटने के लिए दिल्ली सल्तनत को एक स्थायी फौज का है वो गठन करना पड़ा और इस फौज को जो है वो निरंतर पश्चिमोत्तर सीमांत में नियुक्त रखना पड़ता था। बलबन ने भी पश्चिमोत्तर में मंगोलों के बढ़ते हुए उपद्रवों को नियंत्रित करने के लिए अपने भाई चचेरे भाई शेर खान को है वो नियुक्त किया और 1270 ईस्वी में उसके द्वारा शेर खान की हत्या करवाने के बाद अपने बड़े पुत्रों मोहम्मद खान और बुगरा खान को है वो 1270 ईस्वी में पश्चिमोत्तर सीमांत की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया। पांचवी जो उसकी समस्या थी वो थी हिंदू राजपूत सरदारों के उपद्रव। चूंकि पश्चिमोत्तर में एक साथ दिल्ली सल्तनत के सामने है वो एक साथ है वो अनेक समस्या थी। पश्चिमोत्तर में मंगोल उपद्रवों के कारण भारी संख्या में जो सेना की तैनाती है वो पश्चिमोत्तर सीमांत में की गई थी। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर जो दूरस्थ प्रांत थे, अवध है, अवध है, बंदायूं है, दोआब वाला क्षेत्र है, इसमें हिंदू जो राजपूत सरदार थे उन्होंने इस स्थिति का लाभ उठाकर निरंतर विद्रोह है वो करने प्रारंभ कर दिए थे। इसी प्रकार पिछले जो 30 वर्षों का समय था, शमसी वंश यानी इल्तुतमिश के वंशजों का जो शासनकाल था 30 वर्षों का, उन 30 वर्षों में चारगान के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण इल्तुतमिश के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई थी वो पूर्णतया विनष्ट हो चुकी थी। अतः चारगान के कारण विनष्ट हो चुकी या नष्ट हो चुकी इस प्रशासनिक व्यवस्था को पुनः है वो स्थापित कर दिल्ली सल्तनत में शांति और व्यवस्था स्थापित करना भी उसकी एक समस्या थी। देखिए, इल्तुतमिश ने जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी, इन तुर्की अमीरों ने, चारगान के सदस्यों ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उस प्रशासनिक व्यवस्था के या उस प्रशासनिक ढांचे को एक प्रकार से भारी क्षति पहुंचाई थी। इस प्रकार इल्तुतमिश इस प्रकार बलबन जब सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने ये प्रमुख समस्याएं थी। अगले वीडियो में हम बलबन की है वो उपलब्धियों या ऐसा कर सकते हैं कि उसके प्रमुख कार्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से उसने अपनी समस्याओं के ऊपर है वो नियंत्रण स्थापित कर सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, बल्कि दिल्ली सल्तनत का आवश्यक विस्तार कर उसको प्रशासनिक सुदृढ़ता भी प्रदान की। इस विषय पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।